हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पुष्पम एजुकेशन में। दोस्तों, आज की कक्षा में हम लोग छंद के भेद पढ़ेंगे। जो पिछली कक्षा में हम लोग अर्ध सममात्रिक छंद के जो भेद थे उसको पढ़ रहे थे। एक भेद हम लोग पढ़े थे वर्वय। अब आज की कक्षा में हम लोग दोहा के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं, इसको पहचानने का तरीका कैसे है, और इसके सम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं और विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। आज की कक्षा में देखेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। आप सभी जो मैं बता रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम दोहा के बारे में जानते हैं। यह अर्ध सममात्रिक का भेद है। यह अर्ध सममात्रिक का भेद है। इसका पहला भेद था वर्वय और इसका दूसरा भेद है दोहा। इसको हम जानेंगे कि दोहा किसे कहते हैं, यानी दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं और इसके बारे में और क्या क्या चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें आज की कक्षा में हम जानेंगे। तो इसको हम देखेंगे कि 13 एवं 11 की यति पर 24 मात्राओं से संयुक्त छंद को दोहा कहा जाता है। 13 एवं 11 की यति का मतलब होता है विराम पर 24 मात्राओं से संयुक्त का मतलब होता है आपस में जुड़ा हुआ, को दोहा कहा जाता है। कह रहा है कि 13 एवं 11 की यति पर, यानी 13 और 11 को मिला करके यह 24 मात्राओं वाले छंद को हम दोहा कहते हैं। और कह रहा है कि इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं एवं सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। मैं अभी आप लोगों को सम और विषम के बारे में बताया हूँ। पहले और तीसरे चरण को हम लोग विषम कहते हैं और दूसरे और चौथे चरण को हम लोग सम कहते हैं। तो इसके सम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 और विषम चरण में होती हैं 13। अभी जब हम उदाहरण देखेंगे तो उसको पूरा समझ लेंगे और ये देख लेंगे कि कैसे इसमें विषम चरण में 13 मात्राएं होती हैं और सम चरण में 12 मात्राएं होती हैं। और फिर कह रहा है तुक सम पदों में मिलता है। तुक जो होता है वो सम पदों में मिलता है। जैसे कोई गीत जब गाते हैं हम लोग तो उसका तुक मिलाया जाता है। ठीक इसी प्रकार दोहा का भी तुक मिलता है। तो यह सम चरणों में इसके तुक को हम लोग मिलाते हैं, या सम पदों में इसका तुक जो होता है वह मिलता है। और कह रहा है यह छंद सभी रसों एवं मुक्तक काव्य के लिए उपयुक्त होता है। ये भी चीज़ें आपको जाननी आवश्यक है कि यह छंद सभी रसों एवं मुक्तक काव्य के लिए उपयुक्त होता है। सर्वप्रथम तो हम जानेंगे कि 13 एवं 11 की यति पर 24 मात्राओं से संयुक्त छंद को दोहा कहा जाता है। इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। तुक सम पदों में मिलता है। यह छंद सभी रसों एवं मुक्तक काव्य के लिए उपयुक्त होता है। यानी दोहा को जानना अत्यंत आवश्यक है। जब हम काव्य पढ़ते हैं तो उसमें अधिकतर जब हम कबीर के बारे में पढ़ते हैं तो उन्होंने अधिकतर दोहा ही कहा है, दोहा ही लिखा है। तो ये सब चीज़ें हम जानेंगे और जाननी भी चाहिए। मान लीजिए परीक्षाओं में भी इससे प्रश्न पूछते रहते हैं कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। तो यदि आप इसे नहीं जानेंगे तो वो प्रश्न आप नहीं कर पाएंगे। तो दोहा में जो होता है वह संयुक्त, यानी दोनों को मिला करके कुल 24 मात्राएं होती हैं। इसके पहले चरण में 13 मात्राएं होती हैं और दूसरे चरण में 13 और दूसरे चरण में 11। जब हम इसकी गणना करेंगे तो स्वतः ही पता चलेगा कि इसमें
कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। अब हम इसकी जब गणना करेंगे तो उदाहरण में है उदाहरण देखेंगे, लिखा है प्रीतम छवि नयनन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लख पथिक आप फिर आए पथिक आप फिर जाए। यह जो दोहा है यह रहीम का है और रहीम कह रहे हैं प्रीतम छवि नयनन बसी पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लख पथिक आप फिर जाए। अब इस दोहा में हम देखेंगे कि जो कह रहा है कि 13 एवं 11 की यति पर 24 मात्राओं से संयुक्त छंद को हम लोग दोहा कहते हैं। तो इसको हम जब करेंगे तो जब मैं बताया था आपको कि जब दीर्घ का निर्धारण क्रम बता रहा था तो बताया था कि जब किसी वर्ण के नीचे र लगा हो तो उसको एक दीर्घ के अंतर्गत नहीं जोड़ करके उसको लघु के अंतर्गत एक मात्रा की गणना करते हैं, लेकिन इसमें बड़ी की मात्रा है इसलिए इसमें 2 मात्राओं की गणना करेंगे और इसे दीर्घ के अंतर्गत हम लिखेंगे। और त और म इसमें एक एक मात्राओं की हम गणना करेंगे, क्योंकि यह इसमें किसी मात्रा मतलब कोई मात्रा नहीं है, यह सिंगल वर्ड है। और फिर यहाँ पे लिखा है छवि, तो छ के लिए सिंगल मात्रा का प्रयोग करेंगे, यानी इसके लिए हम ह्रस्व। और फिर इस पे व पे छोटी की मात्रा है तो इसके लिए भी लघु या ह्रस्व दोनों एक ही है और दीर्घ और गुरु दोनों एक हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। फिर न पे ए की मात्रा है तो इसके लिए हम 2 मात्राओं की गणना करेंगे और न के लिए एक एक मात्रा की गणना। फिर ब के लिए 1 और स पे बड़ी ई की मात्रा है इसलिए इसकी 2 मात्राओं की गणना करेंगे, इसे दीर्घ के अंतर्गत या गुरु के अंतर्गत लिखेंगे। पर में दोनों सिंगल है इसलिए इस पे एक एक मात्राएं रहेंगी और छ पे 1 मात्राएं और व पे छोटी ई की मात्रा है इसलिए इस पे भी हम 1 मात्राएं जोड़ेंगे और क पे 1। मैं आप लोग को बताया था जब ह्रस्व का निर्धारण क्रम पढ़ा रहा था तो जब किसी वर्ण पे चंद्र बिंदु लगा हो तो उसकी 1 मात्राओं की गणना करते हैं, लेकिन यदि उस पे आ की मात्रा हो तो उसे हम दीर्घ के अंतर्गत लिखते हैं। और फिर स के लिए लघु और म पे आ की मात्रा है माँ के लिए दीर्घ और य के लिए लघु। अब इसको हम जोड़ेंगे तो देखेंगे कि क्या पहले चरण में 13 और दूसरे चरण में 11 मात्राएं हो रही हैं कि नहीं। देखेंगे 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 1, 11। यहाँ पे एक ही मात्रा की हम गणना करेंगे, 2 मात्राओं की गणना नहीं करेंगे। अब जब हम इसको जोड़ेंगे तो सॉरी यहाँ पे 2 ही मात्रा की गणना कह रहा है कि 13 एवं 11 की यति पर, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 और 3, 13। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, मुझे लगा कि इसके प्रथम पंक्ति में 12 मात्राएं होनी चाहिए जबकि इसके प्रथम चरण है इसका उसमें 13 मात्राएं कुल होनी चाहिए। और मैं आपके सामने इसकी काउंटिंग कर दिया नियम के अनुसार, जो दीर्घ और ह्रस्व का निर्धारण क्रम है उसके अनुसार इसमें 13 मात्राएं और इसमें 11 मात्राएं 1, 2, 3, 4, 5, 2, 6, 5, 2, 7, 1, 8, 2, 10, 1, 11, इसमें कुल 11 मात्राएं। यानी जो परिभाषा में कह रहा है कि 13 एवं 11 की यति पर 24 मात्राओं से संयुक्त छंद को दोहा कहा जाता है। तो इसका जो पहला चरण है उसमें 13 मात्राएं और जो दूसरा चरण है उसमें 11 मात्राएं। मैं आपके सामने मात्राओं की गणना किया हूँ, आप भी सीखने का प्रयत्न करेंगे कि मात्राओं की गणना हम कैसे करते हैं। अब फिर इसकी जो दूसरी पंक्ति है उसमें हम गणना करेंगे। तो भ है तो इसके लिए 1 और र पे बड़ी की मात्रा इसके लिए हम 2 मात्राओं की गणना करेंगे। और फिर यहाँ पे स है तो इसके लिए 1 और र पे आ की मात्रा इसलिए इसकी 2 मात्राओं की गणना करेंगे।
और य पे 1 मात्राओं की गणना। अब रहीम लिखा है यहाँ पे, तो र के लिए हम 1 मात्रा की गणना करेंगे और ह पे बड़ी की मात्रा है इसलिए इसमें 2 मात्राओं की गणना करेंगे। यहाँ पे 1, यहाँ पर 1 और यहाँ पे भी 1। अब इसको हम जोड़ेंगे, 1 2 3 4 2 6 7 8 2 10 11 12 और 13, इसमें भी कुल 13 मात्राएं हो रही हैं। इसमें भी कुल टोटल 13 मात्राएं हो रही हैं। अब इसको हम, इस पंक्ति को, चौथा जो चरण है इसको हम देखेंगे कि इसमें 11 मात्राएं हो रही हैं कि नहीं। इसको हम देखेंगे, प के लिए 1 और थ पे छोटी की मात्रा इसलिए इसके लिए भी 1 मात्राओं की हम गणना करेंगे और क के लिए भी 1 मात्रा की गणना करेंगे। और फिर अ पे आ की मात्रा है इसके लिए 2 और इस पे छोटा ऊ है इसलिए इसको हम 1 ह्रस्व के अंतर्गत इसकी गणना करेंगे। और यहाँ पे दोनों पे छोटी की मात्रा है इसलिए 1 1 और जा पे 2 और ए पे 1। अब हम इसकी गणना करेंगे, 3 2 5 1 6 2 8 2 10 1 11, इसमें भी 11 मात्राएं हो रही हैं। अब एक चीज़ इसमें और हमें समझना है, कह रहा है कि इसके विषम चरणों में 13 मात्राएं और सम चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। तो मैं बताया था कि कोई छंद होता है तो उसमें 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण हैं। इसमें एक पहला चरण, फिर यहाँ दूसरा चरण, फिर यहाँ तीसरा चरण और कामा के बाद यह चौथा चरण। तो मैं एक चीज़ और बताया आपको कि पहला और तीसरा चरण जो होता है उसको हम विषम कहते हैं और इसमें कह रहा है कि विषम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। तो आप सभी देखेंगे कि जो विषम पहला और तीसरा चरण है उसमें 13 मात्राएं हैं और जो दूसरा और चौथा सम चरण है उसमें 11 मात्राएं हो रही हैं। यानी जो परिभाषा में कह रहा है वह यहाँ पे सिद्ध होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है कि मैं एक एक चीज़, एक परिभाषा की एक एक शब्द को मैं आराम से बताते हुए आपको चल रहा हूँ, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। बस मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप ह्रस्व और दीर्घ का निर्धारण क्रम अवश्य याद करें, क्योंकि जब तक आप उसको याद नहीं करेंगे यह गणना करना इसकी मात्रा का थोड़ा कठिन है। आप ऐसे भी तो अभ्यास से क्या नहीं हो जाता है, यदि ऐसे भी आप देखेंगे वीडियो को तो भी आप कर लेंगे, लेकिन कन्फ्यूजन तो कहीं ना कहीं अवश्य रहेगी। इसलिए यदि आप उसको याद कर लेते हैं तो आपका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा और कहीं कोई संदेह नहीं रहेगा। यह दोहा के बारे में था, इससे संबंधित कोई भी प्रश्न होगा तो आप हमें तुरंत कमेंट के माध्यम से संपर्क करेंगे, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपको उत्तर अवश्य दिया जाएगा। अब इसके आगे का जो छंद आता है, वर्वय के बाद दोहा और दोहा के बाद आता है सोरठा। अब इसको सोरठा को हम देखेंगे कि उसमें क्या है और उसका लक्षण क्या है, उसमें कितनी मात्राएं होती हैं और उसका परिभाषा क्या है, ये सारी चीज़ें हम इसके आगे देखेंगे। अब दोहा के बारे में यदि आपको कुछ छूट रहा हो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे। अब हम अगला देखेंगे सोरठा छंद का तीसरा भेद है। इसके अंतर्गत अर्धसम मात्रिक के अंतर्गत यह तीसरा छंद है सोरठा छंद। सोरठा छंद में क्या होता है, यह दोहा का बिल्कुल विपरीत है। जैसे दोहा में क्या था कि इसके प्रथम चरण में 13 मात्राएं और जो बाद का चरण था उसमें 11 मात्राएं होती थी। इसमें क्या है कि यह इसका ठीक उल्टा है। सोरठा छंद जो है, सोरठा छंद दोहे का उल्टा या विलोम छंद है। मैं बताया हूँ आपको कि सोरठा छंद जो है यह दोहे का बिल्कुल विपरीत है। दोहे में उसके विषम चरण में 13 मात्राएं होती थीं और सम चरण में 11 मात्राएं होती थीं। इसमें क्या है कि इसके सम चरण में 11 मात्राएं होंगी, इसके विषम चरण में 11 मात्राएं होंगी और इसके सम चरण में 13 मात्राएं होंगी। हम इसको देख लेंगे कि सोरठा छंद दोहे का उल्टा या विलोम छंद है। 11 एवं 13 की यति पर 24 मात्राओं से संयुक्त यह छंद होता है।
इसमें भी आप देखेंगे 24 मात्राएं होती हैं। और यह छंद जो होता है यति के साथ 24 मात्राओं का छंद होता है और इसके विषम चरणों में 11-11 और सम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा में आप लोग देख रहे थे कि उसके विषम चरण में 13-13 मात्राएं होती थीं, जबकि इसके विषम चरण में 11-11 मात्राएं हैं। और उसके सम चरण में 11 मात्राएं होती थीं, इसके सम चरण में 13-13 मात्राएं हैं। तो हुआ ना यह बिल्कुल ठीक दोहा का उल्टा। इसको आप याद रखेंगे। यदि आप दोहा याद कर लेते हैं तो सोरठा आप ही याद हो जाएगा। बस इतना देखना रहेगा कि इसमें इसका ठीक विपरीत उल्टा होता है। आइए हम उदाहरण के माध्यम से इसको देखते हैं। उदाहरण में कह रहा है, रहीमन पुतरी श्याम मनहु जलज मधुकर लसै, कैधौ शालिक ग्राम रूपे के अर्घा धरें। इसमें हम देखेंगे कि कह रहे हैं, रहीम का है ये दोहा, रहीमन पुतरी श्याम मनहु जलज मधुकर लसै, कैधौ शालिक ग्राम रूपे के अर्घा धरें। अब इसमें हम मात्राओं की जब गणना करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। आइए हम गणना करते हैं। र के लिए एक मात्रा की गणना करेंगे और ह पे छोटी की मात्रा है, इसलिए इसको हम इसका हम एक मात्रा गणना करेंगे। फिर म और न के लिए भी एक एक मात्रा। अब यहाँ पे प पे छोटा ऊ है, इसके लिए एक मात्रा की गणना करेंगे। त के लिए एक। अब र पे जब बड़ी ई की मात्रा है तो इसके लिए हम दो मात्राओं की गणना करेंगे, यानी यह दीर्घ के अंतर्गत आ गया और ये सभी लघु के अंतर्गत। मैं जब ह्रस्व का नियम बता रहा था, निर्धारण क्रम, तो बता रहा था कि जब कोई शब्द अर्ध अक्षर से शुरू होता है तो उस अर्ध अक्षर की हम कोई मात्रा नहीं लेते हैं और बाकी उसके बाद की जो होता है शब्द अक्षर, उसकी मात्राओं को हम ऐड करते हैं। तो इसमें अर्ध अक्षर से शुरुआत है श्याम, तो इसलिए इसको हम नहीं ऐड करेंगे। य पे आ की मात्रा है, इसके लिए 2 और म पे 1 मात्राओं की हम गणना करेंगे। यानी यह प आ की मात्रा है तो इसके लिए हम दीर्घ मात्राओं के अंतर्गत रखेंगे और म के लिए लघु। अब फिर हम अगला आगे का जो चरण है उसकी मात्राओं की भी गणना करेंगे कि म और न मनहु, इस पे ह पे छोटा हुआ है इसलिए इसकी एक मात्रा की गणना हम करेंगे और जलज पे भी एक एक मात्रा की गणना हम करेंगे। फिर म और ध पे छोटा हुआ है इसलिए एक और इस पे भी एक एक। ल और स पे ऐ की मात्रा इसलिए इस पे दो मात्राओं की गणना हम करेंगे। अब जब हम उसको जोड़ेंगे तो इसमें 11 होना चाहिए और इसमें 13 होना चाहिए। यानी इसके पहले चरण में लिखा है ना कि 11 एवं 13, तो पहले चरण में 11 और दूसरे चरण में 13 मात्राएं होनी चाहिए। आइए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 2 8 2 10 1 11। इसमें इसके पहले चरण में 11 मात्राएं पूरी हो रही हैं। अब इसका हम दूसरा चरण देखेंगे, इसमें मात्राएं पूरी हो रही हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 2 13, यानी इसमें भी पूरी मात्राएं 13 हैं। अब इन दोनों को मिला करके कुल 11 और 13 यति के साथ 24 मात्राओं का यह छंद हो रहा है। 24 मात्राओं का यह छंद हो रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं मात्राओं की गणना कैसे कर रहा हूँ, कैसे इसकी मात्राओं की गणना की जाती है। जब तक नियम नहीं याद होगा तब तक आप गणना नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं गलती आपसे अवश्य हो जाएगी। अब इसके अगले पंक्ति को हम देखते हैं कि कैधौ, तो इसके लिए भी हम दो मात्रा की गणना करेंगे क्योंकि अंक की मात्रा है और ऐ की मात्रा है, तो इसको हम दीर्घ के अंतर्गत रखेंगे। और ध पे ओ की मात्रा है तो इसको भी हम दीर्घ के अंतर्गत रखेंगे। अब फिर यहाँ पे सप आ की मात्रा है इसलिए इसको हम दीर्घ के अंतर्गत, और ल पे छोटी की मात्रा है इसको हम लघु के अंतर्गत, और क को भी हम लघु के अंतर्गत रखेंगे। मैं बताया था कि जब किसी
अक्षर के नीचे र लगा हो तो उसको हम एक मात्रा की गणना करते हैं, लेकिन जब उस पर आ की मात्रा हो तो दो मात्राओं की गणना करेंगे और म के लिए एक मात्रा की गणना। अब इसको हम जोड़ेंगे तो देखेंगे क्या 11 हो रहा है, तो 2 2 4 2 6 7 8 2 10 1 11, यानी इसमें भी कुल 11 मात्राएं पूरी हो रही हैं। इसमें भी कुल 11 मात्राएं पूरी हो रही हैं। अब इसको हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है कि मैं बताया था कि जब ऐसा र लगा हो तो इसके लिए हम दो मात्रा की गणना करेंगे और प पे ए की मात्रा, इसके लिए भी दो मात्राओं की गणना हम करेंगे। और फिर क पे ए की मात्रा है तो इसके लिए भी दो मात्राओं की हम गणना करेंगे। फिर अ के लिए एक, र के लिए एक और घ पे आ की मात्रा, इसलिए इसकी मात्रा की गणना हम दो करेंगे। ध के लिए एक और र पे ए की मात्रा, इसलिए इसके लिए हम दो मात्रा की गणना करेंगे। आपको कहीं से कोई भी परेशानी यदि महसूस होगी तो आप कमेंट के माध्यम से हमें तुरंत सूचित करेंगे ताकि हम आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करें। इसको हम जब जोड़ेंगे तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 और 2 13। आप लोग भी अपनी तरफ से मात्राएं गिन लेंगे कि कहीं कोई मिस्टेक हो तो नहीं रहा है। आप सब भी मात्राओं की गणना अवश्य करेंगे। आप एक बार अपने रफ कॉपी पे इसको नोट करेंगे और मात्राओं की गणना करेंगे, क्योंकि जब तक आप इसका अभ्यास नहीं करेंगे यह आपको समझ में नहीं आएगा। या तो आप इसके नियम को याद करिए या फिर इसको अभ्यास करिए। जब कोई चीज़ हमारे अभ्यास में आ जाती है तो वो हमें एकदम कंठस्थ याद हो जाती है और उसमें कोई परेशानी हमको महसूस नहीं होती। एक बार परिभाषा देखेंगे कि सोठा छंद दोहे का उल्टा या विलोम हो छंद है। 11 एवं 13 की यति पर 24 मात्राओं से संयुक्त यह छंद होता है। 11 और 13 मात्राओं की यति के साथ 24 मात्राओं का यह छंद होता है। इसके विषम चरणों में तो मैं बताया था कि 1 3, यानी इसके विषम चरणों में 11 11 और सम चरणों में 13 13 मात्राएं होती हैं। ये सारी चीज़ें आपको आज की कक्षा में बताई गई। आपको यह कक्षा अच्छी लगेगी, अवश्य लगेगी। आप हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। आपका फीडबैक हमारे लिए एक बल की तरह है जो हमें प्रेरणा प्रदान करेगा और हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और अच्छे से अच्छे तरीके से आसान भाषा में समझाने का प्रयत्न करेंगे। तो दोस्तों, आज की कक्षा में आप लोग दोहा और सोठा जो अर्धसम मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है उसको आप लोगों ने देखा। अब अगली कक्षा में हम देखेंगे कि अर्धसम मात्रिक छंद यहाँ ख़त्म होता है। अब इसके बाद जो आता है कि विषम मात्रिक, उसको हम देखेंगे। उसके अंतर्गत उसके कितने छंद आते हैं उसको हम देखेंगे। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। आप वीडियो को लाइक्स करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए, कमेंट्स करिए और क्लास कैसी लगी ये बताना न भूलें। आज इतना ही, कल की कक्षा में हम आगे का देखेंगे। धन्यवाद।